बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम प्रस्तुत वीडियो में आदिकालीन काव्यों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं जो पिछले वीडियो में पूरी नहीं हो पाई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम 4 विशेषताओं की चर्चा कर चुके हैं। वीर रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, श्रृंगार रस की प्रधानता, रचनाओं की अप्रमाणिकता और 5वीं विशेषता है राष्ट्रीयता का अभाव। 5वीं जो विशेषता है आदिकालीन काव्यों की, आदिकालीन काव्यों में राष्ट्रीयता का अभाव है और यह संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आदिकालीन काव्यों में राष्ट्रीयता का अभाव है, नेशनैलिटी का बिल्कुल अभाव हमें देखने को मिलता है। यह संपूर्ण राष्ट्र या संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। लगभग 600 के आसपास देशी रियासत थी, जिसमें केवल राजस्थान में ही 19-20 रियासत थी और कुछ रजवाड़े थे, कुछ प्रेसिडेंसी थी। तो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और राष्ट्रीय भावना का पूर्णतः अभाव था। राष्ट्र शब्द का उस समय संपूर्ण भारतवर्ष के लिए नहीं बल्कि अपने अपने प्रदेश और राज्य के लिए प्रयुक्त होता था। उस समय के राजाओं ने 150 गांवों को राष्ट्र समझ रखा था। 150 गांवों को मिला करके एक राष्ट्र की संज्ञा प्रदान कर दी थी और चाटुकारिता में राष्ट्रीयता दब चुकी थी। यानी राजा महाराजाओं के आश्रम में जो कवि रहते थे वो चारण और भाट थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाटुकारिता उनकी क्या है, जी हजूरी में राष्ट्रीयता की भावना है वो दब चुकी थी। अगली जो विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की या आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आदिकाल के अधिकांश कवि राजाओं या सामंतों के आश्रय में रहते थे, उनके अधीन रहते थे। उनको आश्रय तभी तक प्राप्त थे जब तक वे उनसे मिलकर रहे। अतः कवि उनका यशोगान करने के साथ साथ आश्रयदाताओं की धर्मवीरता, युद्ध कुशलता, ऐश्वर्य, शौर्य आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर ओजस्वी भाषा में करते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन वो करते थे। चरित्र नायक की प्रशंसा और विरोधी राजा की हीनता और चारित्रिक दुर्बलता का वर्णन करते थे। उस काल का साहित्य आम जनजीवन के साथ थोड़ा सा जुड़ा रहा, जैसे सिद्धनाथ जैन साहित्य आदि। बाकी और जो साहित्य है उसमें हमें क्या है, राष्ट्रीयता की भावना देखने को नहीं मिलती है। अगली है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की प्रधानता। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की प्रधानता हमें इस काल में देखने को मिलती है। काव्य में कल्पना और अतिशयोक्ति का समावेश सभी जगह देखने को मिलता है, पर आदिकाल के साहित्य में उसका प्रयोग बहुत अधिक देखने को या देखने में आता है। उदाहरणार्थ कवि चंद्रवरदायी वर्णन करता है कि जिस दिन पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ उस दिन कन्नौज में खटका हो गया। जिस दिन पृथ्वीराज का जन्म हुआ उस दिन गजनी शहर भग्न हो गया। जै दिन जन्म पृथ्वीराज सरग बत है कन बज्ज है। जय दिन जन्म पृथ्वीराज तय दिन गज्जनपुर भज्ज है, यानी भग्न हो गया। जयचंद के साथ सेना का युद्ध वर्णन करते समय कवि कहता है
पयाल पाल पल्ले दिगंत मंत हल्ले। पयाल पाल पल्ले दिगंत मंत हल्ले, यानी हाथी हिल गए और पृथ्वी पिलपिला गई। अगली विशेषता है जनजीवन की उपेक्षा। इस काल में हमें ये देखने को मिलता है कि जनजीवन से ये साहित्य बहुत कम जुड़ा हुआ था, इससे दूर हो गया। यानी सामान्य जन की जो पीड़ा है, समस्या है, परेशानी है, उसका चित्रण हमें इस काल में देखने को नहीं मिलता है। आदिकालीन साहित्य में जनसाधारण को अनुभूति का विषय नहीं बनाया गया। बौद्ध सिद्धों और नाथों ने जिस उपदेश प्रदान और खंडन मंडन भरी वाणी का उपयोग किया, उसमें समाज की ओर ध्यान देने का अवकाश नहीं था। जहाँ स्वामी है वहाँ सेवक है, परंतु कवियों की दृष्टि उच्च वर्ग की ओर ही रही। कवियों का झुकाव है जो उच्च वर्ग की प्रशंसा, उनका पराक्रम, यश, ऐश्वर्य, वैभव, विलास है, उसका चित्रण करने की और उनकी दृष्टि रही थी। यानी जनजीवन से ये जो काव्य है या राजाओं की दृष्टि है वो, या कवियों की दृष्टि है, वो कट चुकी थी। अगली नवी विशेषता है रास और रासो काव्यों की प्रचुरता, प्रधानता। रास और रासो काव्यों की प्रधानता, ये नवी विशेषता है। इस काल में अधिकांश रचनाएं रास और रासो नामक ग्रंथ देखने को ज़्यादा मिलते हैं, जैसे मुंजरास, उपदेश रसायन रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास आदि। ये रास रचनाएं हैं। और पृथ्वीराज रासो, बिचलदेव रासो, खुमान रासो, परमार रासो आदि रासो ग्रंथ भी आदि काल की प्रौढ़ता की परिचायक है। अन्य किसी तरह की कृतियां मिलती भी है तो अधिकांश अप्रमाणिक है, प्रमाणिक नहीं है, अप्रमाणिक है। भाषा और प्रबंध लेखन, अगली जो विशेषता है 10वीं, भाषा एवं प्रबंध लेखन। भाषा एवं प्रबंध लेखन। आदिकाल में हिंदी भाषा और साहित्य का उदय हुआ था। ये शैशव काल था हिंदी भाषा का। आरंभ काल में किसी भाषा का विकास शैशव अवस्था में होता है, इसलिए उससे यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि उसमें प्रौढ़ साहित्य लिखा जा सकता है। किंतु आदिकाल के डिंगल पिंगल, मैथिली और खड़ी बोली के साहित्य को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये शिशु भाषा की तुतलाहट है। डिंगल पर अवश्य अभ्रंश भाषा की छाप है, छाया है, पर मैथिली में विद्यापति ने जो रस बरसाया है उससे चखकर भाषा की साहित्यिक प्रौढ़ता का आस्वादन होता है। खड़ी बोली का प्रयोग जैसा अमीर खुसरो ने किया है वह देखते ही बनता है। इस काल में मैथिली, ब्रज और खड़ी बोली में मुक्तक काव्य मिलता है। मैथिली और खड़ी बोली में मुक्तक काव्य का सृजन हुआ है, जबकि डिंगल में छोटे बड़े अनेक प्रबंध काव्यों की रचना होते देखकर आश्चर्य होता है। आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतनी अच्छी कृतियाँ क्या है इस काल में लिखी गई है। अलंकार एवं छंद प्रयोग, अगली अंतिम जो विशेषता है अलंकार एवं छंद प्रयोग या छंद योजना। वीर काव्यों में वीर रस की प्रधानता और वीरोचित वर्णन में अतिशयोक्ति की प्रधानता से अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत प्रयोग किया गया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक आदि सभी प्रकार के अलंकारों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। वस्तुतः ये सभी काव्य प्रबंध है
इस साहित्य में दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, आर्या, रोला, कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह वक्तव्य द्रष्टव्य है। रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह वक्तव्य द्रष्टव्य है। क्या उन्होंने वक्तव्य दिया है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में, मन में, हृदय में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। अब हम आदिकाल के निष्कर्ष में या उपसंहार या आदिकाल की उपलब्धियां के बारे में हम अंत में चर्चा करते हैं। आदिकालीन साहित्य कई दृष्टियों से महत्व रखता है। कई दृष्टियों से इसकी इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व है। यह महत्व इस बात का सूचक है कि आदिकाल में ही वैसे भी परंपराएं प्रारंभ हो गई थी जो आगे चलकर विकसित हुई। इसने राष्ट्र की सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा को उद्घाटित करने में पूरा योगदान दिया है। इसने राष्ट्र की सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा को उद्घाटित करने में पूरा योगदान दिया है। यह भी कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि इस काल में वरेण्य विषय और शैली दोनों ही दृष्टियों से पर्याप्त विविधता दिखाई देती है। आदिकाल के हिंदी साहित्य ने हिंदी के परवर्ती साहित्य को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। आगे आने वाला जो साहित्य है उसको प्रेरित और प्रभावित करने का इसने कार्य किया है। इस साहित्य की कुछ कामनाएं और परंपराएं क्षणिक थी जो काल के प्रभाव में बह गई। जो मान्यताएं प्रौढ़ थी वे परवर्ती साहित्य में संचरण कर गई, आगे चली गई। आदिकाल के अपभ्रंश, बौद्ध, जैन, नाथ तथा रासो काव्यों ने हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों को दूर तक प्रभावित किया। इस प्रकार आदिकाल का रासो साहित्य अपनी विषय वस्तु, इस प्रकार से आदिकाल का रासो साहित्य अपनी विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद, भाव सौंदर्य और कवियों की दृष्टि से अपना विशेष स्थान रखता है। आदिकालीन सिद्ध, नाथ और जैन कवियों ने संत काव्य की आधारशिला रखी। आगे आने वाला जो भक्ति काल में हम पूरा भक्तिकालीन संपूर्ण साहित्य को जब पढ़ेंगे तो उस पर आदिकालीन सिद्ध, नाथ, जैन इन संप्रदायों का, इन कवियों का संत काव्य की जो पृष्ठभूमि है या संत काव्य पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। चाहे वो ज्ञान मार्गी शाखा हो, चाहे वो प्रेम मार्गी शाखा हो, चाहे वो राम मार्गी शाखा हो या कृष्ण भक्ति शाखा हो या कृष्ण मार्गी शाखा हो, संपूर्ण मतलब भक्ति काल पे हमें आदिकालीन जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य भक्ति काल की जो आधारशिला है वो आदिकाल में ही रखी गई थी। रासो काव्यों की अनेक परंपराएं भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में विकसित होती रही है। यानी ये क्या है, एक तरह से पृष्ठभूमि या आधार भूमि या कहें कि बैकग्राउंड भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक कालीन जो साहित्य है उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी आधारशिला है,
उसकी फाउंडेशन है, उसकी नींव है, वो आदिकाल में ही लग चुकी थी। यहाँ आकर के वो पल्लवित, पुष्पित और परिवर्तित हो गई। तो ये संक्षिप्त में हमने संपूर्ण रूप से आदिकाल की चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें हमने आदिकाल की चर्चा में आदिकाल की प्रस्तावना, आदिकाल का नामकरण, आदिकालीन परिवेश या प्रेरक परिस्थितियाँ, आदिकाल की समस्याएं, आदिकालीन साहित्य का विभाजन, आदिकाल का उपलब्ध साहित्य या आदिकाल के प्रमुख कृतिकार या कृतियाँ, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, उपसंहार, आदिकाल की उपलब्धियां या निष्कर्ष, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।